गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जैक के द्वारा जारी किए गए इकोनॉमिक्स के सेट 3 के बारे में बातें करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। तो सेक्शन ए के अंतर्गत जो है वो प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो है 12, 15, 18, 7 तथा 8 की माध्यिका क्या होगी। तो इसका आंसर जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमाप विचलन किसे कहते हैं। तो प्रमाप विचलन जो है वह अपकिरण की एक आदर्श माप है। इसका आशय उस माप से होता है जो कि पदों के समांतर माध्य के लिए गए विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत सूचकांक को परिभाषित करना है। तो सूचकांक कीमत सूचकांक जो है दो समयावधि अथवा दो स्थानों में किसी तथ्य जैसे कीमत, मात्रा, उत्पादन, परिवहन आदि में हुए परिवर्तन की सापेक्ष माप को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार भारत में निर्धनता रेखा को परिभाषित करना है। तो प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यक आहार की जो न्यूनतम मात्रा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। इसी कैलोरी को भारत में निर्धनता रेखा के अकॉर्डिंग जो है वो परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कोई एक कारण लिखना है। तो नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने में कई रुकावटें हैं, जैसे कि दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, सामाजिक असमानता इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कुटुंब श्री का क्या अर्थ है। तो कुटुंब का अर्थ होता है परिवार और श्री का अर्थ होता है महिला। तो कुटुंब श्री एक संस्था है जो केरल में चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में किन क्षेत्रों में सुधार किए गए। तो चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के में खास करके कृषि क्षेत्र में सुधार किए गए। नेक्स्ट खंड जो है वो सेक्शन बी है और इसमें जो है आप लोगों को प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो है 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अनुसार कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनकी माध्यिका का कैलकुलेशन करना है। तो ये कैलकुलेशन जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। 10 है सहसंबंध गुणांक r के विभिन्न मानों 0, -1 तथा 1 की व्याख्या करनी है। तो 0 जो है वह सहसंबंध की अनुपस्थिति को दिखाता है, 1 जो है वो धनात्मक सहसंबंध को दिखाता है और -1 जो है वो ऋणात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उनको सरल समूहित कीमत सूचकांक तैयार करना है। तो ये जो सूचकांक है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग चलते हैं। इसके अकॉर्डिंग भारत में निर्धनता निवारण के लिए सरकार के द्वारा अपनाई गई कुछ नीतियों का नाम लिखना है। तो सरकार ने भारत में निर्धनता हटाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। तीसरा है राज्य रोजगार गारंटी कोष। चौथा हम लोग लिख सकते हैं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। पांचवा हम लोग लिख सकते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना। छठा लिख सकते हैं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। सातवां लिख सकते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आठवां लिख सकते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और 9 पॉइंट्स में हम लोग लिख सकते हैं अंत्योदय अन्न योजना। ये सभी ऐसी योजनाएं हैं जिनको भारत सरकार ने भारत में गरीबी हटाने के लिए लागू की है। क्वेश्चन नंबर 13 के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। तो किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स में दिखा सकते हैं, जिनमें पहला पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि प्रशिक्षण से श्रम विभाजन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रशिक्षण के माध्यम से नवीन तकनीकों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रशिक्षण के बाद उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। प्रशिक्षण के कारण उत्पादकों की जो लागत है उसमें कमी आ जाती है। और फाइनल जो ये पॉइंट्स
कहा जा सकता है वो है कि वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं या जो भी सेवाएं हैं वो सस्ती हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विविधीकरण के स्रोत के रूप में मत्स्य पालन के महत्व का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मत्स्य उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का 14% है। सागरीय उत्पादकों में प्रमुख राज्य केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शामिल हैं। यद्यपि महिलाएं मछली पकड़ने के काम में नहीं लगी हैं, परंतु 60% निर्यात और 40% आंतरिक मत्स्य व्यापार को संचालन इन्हीं महिलाओं के हाथों से ही संचालित होता है। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन सी में आते हैं। इसमें से किसी 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में देना है, जिसके लिए 5 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनसे समांतर माध्य का कैलकुलेशन करना है। तो ये कैलकुलेशन जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग छोड़ देते हैं अभी। 17 के अनुसार निर्धनता निवारण सरकार की समृद्धि आधारित रणनीति की व्याख्या करनी है। समृद्धि आधारित रणनीति यह इस आशा पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि। तो इस आशा पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि के प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। यह माना जा रहा था कि तीव्र दर से औद्योगिक विकास और चुने हुए क्षेत्रों में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूर्ण कायाकल्प हो सकता है, परंतु जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी आई, जिस कारण धनी और निर्धनों के बीच की दूरी और बढ़ती चली गई। क्वेश्चन नंबर 18 का है कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं? भारत में कृषि विपणन प्रक्रिया की बाधाओं को लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं आ जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती हैं। इसकी बाधाओं को हम लोग कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स में हम लोग लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं कृषि बाजार पर अभी भी निजी क्षेत्र का प्रभुत्व है। कुल उत्पादन का केवल 10% सहकारी समितियों को मिलता है, शेष निजी क्षेत्र को चला जाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं उचित भंडारण सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण उत्पाद का 10% उत्पादन हर वर्ष भंडारण की सुविधाओं के कारण बर्बाद हो जाता है। तीसरा पॉइंट हम लोग दिखा सकते हैं कि आज भी 12मासी सड़कों की कमी है। ऐसी परिस्थितियों में जब भंडारण सुविधाएं नहीं हैं, वे सही बाजार स्थितियों का इंतजार कर सके इतनी सड़कें सही नहीं है कि वे अपना उत्पादन विनियमित बाज़ारों में जाकर बेच सकें, तो वे अपनी फसलों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि यातायात की सुविधा के कारण बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी फसलें भंडार गृहों तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके कारण वे फसलें या तो बर्बाद हो जाती हैं या किसान जो है उनको कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है भारतीय किसानों में बाज़ार की जानकारी एवं सूचना की कमी है। बाज़ार की मौजूदा कीमतों की जानकारी के अभाव में वे अपना उत्पाद कम कीमतों पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 19 के अनुसार भारत में भूक्षय के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। समय समय में लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर क्षरित भूमि भारत में आकी गई है। इनमें लगभग 28% वन क्षरित क्षेत्र हैं, 56% जल क्षरित क्षेत्र हैं तथा शेष क्षारीय प्रभावित क्षेत्र हैं। कुछ मानवीय क्रियाओं के कारण भी भूक्षरण में वृद्धि हुई है, जैसे वनोन्मूलन, अति चराई, खनन आदि। तो भारत में भूक्षरण के जो कारण हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें पहला लिख सकते हैं वन विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि, आधारणीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण, वन भूमि का अतिक्रमण, भू संरक्षण के लिए समुचित उपायों का न अपनाया जाना और कृषि भी भूक्षरण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, जिसमें प्रमुख है रसायनों का अनुचित रूप से प्रयोग करना, रासायनिक खाद तथा कीटनाशकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। लास्ट पॉइंट के रूप में हम लोग लिख सिंचाई व्यवस्था को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अत्यधिक सिंचाई के कारण भी भूक्षरण काफ़ी मात्रा में होता है, जो कि पंजाब और हरियाणा में इसका आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये सेट नंबर 3 को मैंने छोटे से वीडियो में बनाने की कोशिश की है। अगर आपको आंसर्स पसंद आए तो मैं आगे भी इस टाइप की जो वीडियोज़ है वो आप लोग के लिए लाता